हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अनुसंख्या गुणधर्म स्टार्ट किया था। अनुसंख्या गुणधर्म में 2 अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ चुके हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे कि सर वो जो RLVP के जो फॉर्मूले हैं, है ना, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कब अप्लाई करना है, उसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आ रही है ना। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला आपको कब लगाना है। 2 फॉर्मूले मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो RLVP वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना, यही था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहली बात तो ये समझ लो कि वाष्प दाब में अवनमन एक अलग चीज है और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अलग चीज है ना। अगर मैं बोलूं कि वाष्प दाब में अवनमन हुआ, तो वाष्प दाब में अवनमन जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो वाष्प दाब में अवनमन होता है। और वाष्प दाब में जो अवनमन है उसको हम लोग लिखते हैं P0 माइनस PS से, ठीक है। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है ये दूसरी चीज है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RLVP, ये आपेक्षिक अवनमन किसके सापेक्ष देखा जाता है? शुद्ध विलायक के सापेक्ष देखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा P अपॉन P0। इसी को हम लोग RLVP बोलते हैं, अनुसंख्या गुणधर्म। जबकि ये अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, ये तो सिर्फ डेल्टा P है, कितना अवनमन हुआ ये बता रहा है। किसके सापेक्ष अवनमन हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसंख्या गुणधर्म। दोनों चीजें अलग अलग। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X विलय। विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है, क्या बराबर होता है विलय के मोल भिन्न के? डेल्टा P अपॉन P0, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RLVP। मतलब ये जो अनुसंख्या गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, जो विलय के मोल भिन्न है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला यही था भाई हमारा, है ना। तो विलय के मोल भिन्न को हम लोग लिख सकते हैं विलय के मोल बटा विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। ये बोल सकते हैं हम लोग। तो जो मोल भिन्न है विलय के, वो हो गए विलय के मोल बटा विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, मतलब कुल मोल, यही मोल भिन्न होती है ना। अब यदि आपको ऐसा कोई विलयन दे दिया जाए जो बहुत ज्यादा तनु हो, है ना, यदि विलयन अत्यधिक तनु हो, अत्यधिक तनु हो, कहने का मतलब यह है जैसे विलय के मोल को हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, कुल मोल से। कुल मोल किस किस के हैं, विलय के और विलायक के। अब मान लो विलायक के मोल है 50, है ना, मान के चलो विलायक के मोल है 50 और जो विलय हम लोगों ने लिए हैं उस विलय के मोल है 0.01। अब बताओ, विलय के मोल को यदि मैं 50 से डिवाइड करूं और विलय के मोल को यदि मैं 50.01 से डिवाइड करूं, तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर यदि विलयन अत्यधिक तनु है तो जो विलय के मोल हैं वो बहुत कम होंगे, किससे? विलायक के मोल से, ठीक है। अगर बहुत कम है तो हम यहां से जो विलय के मोल हैं, इसको नीचे वालों को, इनको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इनको यहां से हटा सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो विलय के मोल नगण्य मानने पर आपके पास में जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा बच्चों, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N विलय बटा N विलायक। यहां से क्या कर दिया मैंने, नीचे से विलय के मोल
हटा दिए हैं। यही क्या है आपके पास में, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट आर एल वी पी। यही क्या है आपके पास में, आर एल वी पी। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, है ना। अब देखो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर विलय के मोल बटा विलायक के मोल। इसके लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन क्या है, अति तनु विलयन। अति तनु विलयन एवं अनवैद्युत अपघट्य। अनवैद्युत अपघट्य, अनवैद्युत अपघट्य का मतलब है कि वहां पर आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर 1। वन ऑफ गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर 1। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज, यदि हम लोग यहां पर लें डेल्टा पी अपॉन पी नोट आर एल वी पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर एन विलेय अपॉन एन विलायक इनटू आई। बताओ ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब अति तनु विलयन हो एवं यहां पर जो विलय घुले गए हैं वो क्या हो, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या है कि आई जो है वो 1 के बराबर नहीं। ये कंडीशंस लिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। अति तनु विलयन का मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है 2 ग्राम यूरिया, 2 ग्राम यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है सर, है ना, गंवा रहा हूं, कब से पढ़ते आ रहे हैं, आएंगे डाउट। ये डाउट मेरे को पता है, अभी घर जाते ही सर यूरिया का फॉर्मूला। 2 ग्राम यूरिया यदि 80 ग्राम पानी में घुलनशील है। अब देखो यहां पे पानी कितना है, 80 ग्राम, और यूरिया कितना है, मात्र 2 ग्राम, है ना। तो इसका मतलब 2 ग्राम यूरिया डालने से पानी में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, थोड़ा सा पड़ेगा बस। इसका मतलब वो क्या रहेगा, तनु रहेगा, और तनु भी कौन सा, बहुत ज्यादा तनु, ठीक है। तो ये केस आ गया आपके पास में, क्या आएगा, अति तनु विलयन का। अब यदि मैं यहां पे 20 ग्राम यूरिया डालूं तो अब तनु विलयन नहीं बोलेंगे उसको, है ना। तनु इतना भी मतलब अत्यधिक तनु नहीं बोलेंगे उसको, है ना। वो तनु विलयन और सांद्र विलयन के बीच की कैटेगरी आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए वहां पे कितना यूरिया, मतलब कितना विलय वहां पर घोला जा रहा है किसी विलायक में, है ना। किसी विलायक में कितना विलय वहां पर घोला जा रहा है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है वो अत्यधिक तनु है या फिर सांद्र है ना। जैसे एक और केस, एक और फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा था। फॉर्मूला हमारा क्या था, देखिए ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता पड़ गया होगा कौन सा केस में क्या करना है। फॉर्मूला आपके पास में था बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू विलय के मोल बटा विलायक के मोल इनटू आई, ठीक है। आई क्या बताता है, यहां पर आई बताता है कि वहां पर वो जो विलय हम लोगों ने खोला है वो वैद्युत अपघट्य है या अनवैद्युत अपघट्य है ना। अब यहां पर देखो नीचे क्या आ गया, पी एस। अब ये आर एल वीपी नहीं है, ये फॉर्मूले में मैं यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन पी नोट आर एल वीपी नहीं लिख सकता। यहाँ पे नीचे पी नोट होता तो आर एल वीपी होता, क्योंकि अब ये किसके सापेक्ष अवनमन हम लोग देख रहे हैं, विलयन के सापेक्ष देख रहे हैं, तो इट इज नॉट आर एल वीपी, है ना। ये आर एल वीपी नहीं है। लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए, यदि विलयन सांद्र या तनु है ना, डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड। और वेरी वेरी डाइल्यूट है तो वो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया। ज्यादातर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में वो उस फॉर्मूले से करे हुए हैं, ऊपर वाले से। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओ तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो हर टाइप के विलयन
चाहे वो तनु हो या सांद्र हो, उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा अगर तनु है तो वहां डिनोमिनेटर में से जो नीचे जिससे भाग दिया है वहां से हम लोग वहां जो विलय है वो हटा सकते हैं। वो हटा क्यों रहे, इसके पीछे कारण है कि अगर हम लोग उसको क्वेश्चन को ऐसे के ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, यहां से हटाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर नहीं हटाए तो ये जो कैलकुलेशन है, अगर यहां पे नहीं हटाया आपने तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे किसी को भाग देना है, ऊपर की साइड 0.01 है विले के मोल, नीचे 50.01 है, बताओ देखे भाग, है ना, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। डेसिमल के बाद में भी आपको वैल्यूज देखनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसका काम ही खत्म कर देते, हटाए देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तनु है तो मानते ही नहीं है कि वहां पे इतने मोल को भी हम लोग उसके अंदर जोड़ दें, इसलिए ये कैलकुलेशन की गई। और ये कंडीशन किसके लिए आती है, सिर्फ अत्यधिक तनु विलयन के लिए। लेकिन अगर तनु विलयन है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर अब मैं 2 ग्राम नहीं लेके 20 ग्राम यूरिया ले लूं और उसको 80 ग्राम पानी में डालूं, तो अब वो अत्यधिक तनु नहीं है, वो तनु है। ठीक है, और अगर 40 ग्राम 50 ग्राम कर दूं 80 ग्राम पानी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, 50% से ऊपर जाते ही केस सांद्र का हो जाता है। क्लियर, तो सांद्र विलयन आ जाएगा। तो उस केस में हम लोग फिर उस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां पे पी नोट की जगह क्या आ जाएगा, पी एस, उसका डेरिवेशन करवाया है मैंने, है ना। तो यहां पर पी एस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, सॉरी पी नोट की जगह क्या आ जाएगा, पी एस। अब ये जो है तनु विलयन और सांद्र दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है ना। अब यहां पे आई की वैल्यू आपको डिसाइड करनी है। अगर अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 1। और अनविद्युत अपघट्य जैसे यूरिया है, बेंजीन है ना, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, वहां पर आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो अपने आप ही वो दूसरा केस बन जाएगा। ठीक है, तो आई फॉर 1 अनविद्युत अपघट्य के लिए और आई नॉट इक्वल टू 1 विद्युत अपघट्य के लिए। अब मैं दोनों में एक एक क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूं। ठीक है, दोनों में एक एक क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूं कौन सी जगह पे क्या यूज में लेना है। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में केस 1 आपको दिया हुआ है। केस 1 में जो क्वेश्चन है वो है 6 ग्राम यूरिया यदि 80 ग्राम, 6 की जगह कर लो 60 ग्राम यूरिया यदि 80 ग्राम, 60 नहीं यार, इसको आप करो 20 ग्राम, 20 ग्राम यूरिया यदि 80 ग्राम पानी में घुलनशील है, तब विलयन का वाष्प दाब क्या होगा यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 373 केल्विन है। ठीक है, और केस 2 रहेगा हमारा तनु विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, तो वाष्प दाब, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, यहां पे यूरिया की जगह मैं यहां पर सिर्फ अपघट्य चेंज कर रहा हूं। 30 ग्राम NaCl होने पर क्या होगा, क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है, सिर्फ यूरिया की जगह क्या कर दिया, NaCl ऐड कर दिया, है ना। दोनों केस में आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर निकालते वक्त हमें दोनों केस देखने हैं, है ना। दोनों केस में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, और फॉर्मूला लगाते वक्त आपको चेक करना है कि यहां पर ये केस कौन सा है, अत्यधिक तनु है कि सांद्र है। 20 ग्राम यूरिया 80 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो अत्यधिक तनु तो है नहीं, है ना। यहाँ पे 30 ग्राम NaCl 80 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो ये भी क्या है, अत्यधिक तनु का केस नहीं है। तो इसका मतलब आप सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो, विच इज P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू विलय के मोल बटा विलायक के मोल इनटू I। ठीक है, अब पहले केस में जो यूरिया है, तो यूरिया एक तरीके से अनविद्युत अपघट्य है, तो I की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। और दूसरे केस NaCl के अंदर ये अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो विद्युत अपघट्य के केस में ये
जो है स्ट्रॉन्ग टाइप का केस है, मतलब सोल्ट है, लवण है, और लवण के लिए सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, जहां पर अल्फा जो है 100% होता है। अगर अल्फा 100% होता है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन। एन क्या है, कितने आयन में वो टूटा, तो NaCl कितने आयन में टूटेगा, 2 आयन में, तो एन की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, 2, तो आई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो केस 1 के अंदर आई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1, और केस 2 के अंदर आई की वैल्यू कितनी लेनी है, 2। विलय के मोल और विलायक के मोल, केस 1 के अंदर विलय के मोल कितने रहेंगे, केस 1 में एन विलय आपके पास में रहेगा भाई, एन विलय आपके पास में रहेगा 20/60, ठीक है, मतलब 1/3। और केस 2 में आपके पास में रहेगा एन विलय, केस 2 में 30 बटा NaCl का आणविक भार होता है 58.5, 35.5 प्लस 23, 58.5। क्लियर, तो दोनों के मोल आ गए आपके पास में, विलय के मोल भी आ गए और विलायक के मोल भी आ गए। केस 1 में आई की वैल्यू आपको 1 डालनी है, केस 2 में आई की वैल्यू 2 डालनी है। पी नोट आपको दिया हुआ है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नोट आपको दिया हुआ है कितना, 373 केल्विन, ठीक है, और आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, पीएस कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग, मैं वैल्यू पुट कर देता हूं चाहो तो, है ना, वैल्यू देखो, पी नोट 373 केल्विन माइनस पीएस अपॉन पीएस इज इक्वल टू विलय के मोल 1/3, विलायक के मोल 30/58.5। केस 1 के अंदर आई कितना आ जाएगा, केस 1 के अंदर आई आ जाएगा आपके पास में 1, और केस 2 में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। पीएस निकाल लेना दोनों में। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर यदि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर निकाल लीजिएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर यदि मैं यहां पर ये 0 हटा रहा हूं दोनों जगह से, तो ये केस कौन सा बन जाएगा, ये केस बन जाएगा अत्यधिक तनु विलयन का। और अत्यधिक तनु विलयन का केस बनने के बाद, अत्यधिक तनु विलयन का केस बन जाएगा, तो अब इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा भाई, हमें नीचे जो है पी नोट लेके आना पड़ेगा, है ना, यहां पर क्या लेके आना पड़ेगा, पी नोट लेके आना पड़ेगा, अत्यधिक तनु का केस। ठीक है, और बाकी चीजें जो है ऐसे कैसे ही रहने वाली है। अत्यधिक तनु के केस में यहां पे क्या आ जाएगा, पी नोट आ जाएगा, है ना, अत्यधिक तनु हो गया। तो यहां पर एन विलय निकालोगे आप 2/60, मतलब 1/30, और यहां पे आप निकालोगे 3/58.5, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देना। तो एन विलय जो है केस 1 के अंदर, केस 1 निकाल रहा हूं सिर्फ, एन विलय 1/30 बटा विलायक, विलायक के मोल कितना आएंगे 80/18। अच्छा सॉरी, पिछले क्वेश्चन में भी 80/18 लिखना भाई, है ना, विलायक के मोल कितने रहेंगे 80/18, वो तो केस सेकंड है। और केस सेकंड के अंदर यहां पे आई की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 1, केस 1 के अंदर यूरिया है, पी नोट, यहां पे पी नोट जो है नीचे भी कितना जाएगा 373, ये पी नोट रहेगा, कितना आ जाएगा 373। केस 2 में यही रहेगा 373 माइनस पीएस, है ना, विलयन का वाष्प दाब निकालना, ये 373 बराबर, अब 1/30 नहीं आएगा, कितना आएगा 3/58.5 बटा 80/18 इंटू आई की वैल्यू कितनी आएगी NaCl में 2, है ना, जो इससे पहले क्वेश्चन था ना वहां पे चेंज कर लेना, ये 80/18 आएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखना है, उसके हिसाब से फिर वैल्यू पुट करनी है। अब इसके बाद एक और टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक था वो था क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी में भी एक फॉर्मूला था हमारे पास में, डेल्टा टीबी बराबर I इंटू KB इंटू M। ठीक है,
ये फॉर्मूला कल निकाला था हम लोगों ने। डेल्टा टीबी बराबर क्या था हमारे पास में, टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना, जो विलयन था उसका क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, है ना। तो कितना उन्नयन हुआ था क्वथनांक में, कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा हमें, वो देखना था, हमें चेक किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आती है केबी। अगर मान लीजिए आपको केबी नहीं दिया हुआ किसी क्वेश्चन में, आपको केबी की वैल्यू, केबी जो है हम लोगों को पता है ये एक एब्यूलेस्कोपी कांस्टेंट है, मोलल उन्नयन जो स्थिरांक है वो है यहां पर मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो इसका मान है वो अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग होता है। विलायक टू विलायक जो है वो चेंज होता रहता है। तो हर विलायक के लिए क्या हमें याद करना पड़ेगा क्या, नहीं। अगर वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट क्वेश्चन में तो ठीक है, और नहीं दी हुई तो हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है के बी बराबर आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर इंटू एम विलायक, बताऊंगा सारी चीजें क्या है ये, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वाष्पन के एंथैल्पी में परिवर्तन। तो आर यहां पर है गैस नियतांक, आर यहां पर है बच्चों गैस नियतांक। इसका मान आपको पता है कितना होता है, 8.314 जू प्रति मोल इंटू केल्विन। और एक और मान इसको याद रखना है आपको, अगर डेल्टा एच लिया हुआ है तो यहां पे दो ही मान काम में आएंगे। ये एक होता है 2 कैलोरी प्रति मोल इंटू केल्विन, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। अगर आपको केबी का मान नहीं दिया हुआ, केबी क्या है यहां पर, मोलल उन्नयन स्थिरांक। एक और केबी आता है 11th क्लास में, याद होगा आप लोगों को इक्विलिब्रियम में, तो वो केबी नहीं है ये, है ना। डेल्टा एच, अच्छा यहां पे टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। एम विलायक क्या लिखा हुआ है यहां पर, विलायक का अणुभार, कैपिटल एम अणुभार, तो विलायक का अणुभार या मोलर द्रव्यमान जो भी आप बोलना चाहें। और यहां पर डेल्टा एच वाष्पन, डेल्टा एच वाष्पन जो है यह है वाष्पन की एंथैल्पी में परिवर्तन, वाष्पन की एंथैल्पी में परिवर्तन। मतलब एक मोल जो लिक्विड है, द्रव पानी, एक मोल पानी से जो वाष्प बने हुए हैं वहां पर, उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन। तो डेल्टा एच आपको क्या दिखाएगा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है ना, ऊष्मा क्षेपीय की ऊष्मा शोषीय। तो यहां पर डेल्टा एच अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हमें पता होनी चाहिए इनटू एम विलायक। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाष्पन की एंथैल्पी परिवर्तन निकाल सकते हैं। जो वाष्पन की एंथैल्पी वो प्रति मोल निकाली जाती है, जबकि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1 ग्राम के लिए होती है। तो 1 ग्राम, अब ये गुप्त ऊष्मा कहां पे देखी जाती है, जस्ट जहां पर इक्विलिब्रियम आता है, साम्यावस्था होती है, जहां पर जस्ट फेस चेंज होती है ना। मतलब जैसे लिक्विड है तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, सॉलिड है तो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। उस बिंदु पर जो ऊष्मा काम में ली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, है ना, हिडन हीट। तो ये 1 ग्राम जो द्रव है, अभी वाष्पन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए काम में ली जाती है। तो इसको यदि हम लोग उसके अणुभार से गुणा कर दे तो किसके लिए निकल जाएगी, 1 मोल के लिए निकल जाएगी, बस इतना, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आपको देखनी है। अब मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं जिसके लिए केबी की वैल्यू फाइंड करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो किस तरीके से निकालनी है आप देखिएगा। क्वेश्चन है
पानी की पानी के लिए Kb निकालना है और पानी की गुप्त ऊष्मा, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, सॉरी यहां पर भी वाष्पन कर देना, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ही है। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा आपको दिया हुआ है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। और आपको निकालना है Kb। तो कैसे निकालेंगे आप Kb? और जो पानी का क्वथनांक होता है वो तो आपको पता है, पानी का जो क्वथनांक है जिसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं, Tb नोट से दिखा रहे हैं, वो होगा 373 केल्विन, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे Kb? Kb का फॉर्मूला हमें पता है भाई, Kb बराबर है R Tb नॉट स्क्वायर इंटू M डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H। सबसे पहले तो यहां पे वाष्पन है, डेल्टा H वाष्पन निकाल लो। तो डेल्टा H वाष्पन जो है, डेल्टा H वाष्पन कैसे निकालेंगे? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो कितनी दी हुई है 540, ये फॉर्मूला था देखो पीछे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इंटू M विलायक, विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो 540 इंटू विलायक कौन है, पानी, और पानी का द्रव्यमान कितना होगा 18। तो Kb में यहां पे मान रख सकते हैं हम लोग। Kb में मान रखने पर R की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी भाई, यहां पे कैलोरी में दी हुई है तो हमें R की वैल्यू भी किस में देनी पड़ेगी, कैलोरी में, जो कितनी होती है 2 कैलोरी, ठीक है। इंटू Tb नॉट, Tb कितना दिया हुआ है, Tb नॉट 373 केल्विन, पानी का क्वथनांक बिंदु है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन, तो 373 का स्क्वायर इंटू विलायक का द्रव्यमान, ऊपर भी 18 है, नीचे 1000, और यहां पे डेल्टा H वाष्पन की वैल्यू आएगी कितनी 540 इंटू 18, तो 18 से 18 तो कट जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो पानी के लिए आदर्श Kb का मान आ जाएगा 0.52 केल्विन इंटू Kg प्रति मोल। और ये वैल्यू जो है आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। अगर आपको दी हुई है क्वेश्चन में तो वेरी गुड, और नहीं दी हुई है तो पानी के लिए तो कम से कम Kb का मान आप याद कर लेना, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान आप याद कर लेना। अगर नहीं दिया हुआ है तो निकालने मत बैठ जाना, फिर वहां पे आपको इसको याद कर लेना, 0.52 केल्विन डॉट Kg प्रति मोल, ठीक है। तो अब जो है एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको डेल्टा Tb का, है ना, डेल्टा Tb का एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, यदि 6 ग्राम यूरिया एवं 9 ग्राम ग्लूकोज को 300 ग्राम पानी में घोला जाए तो विलयन का क्वथनांक कितना होगा यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक 373, चलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और Kb का मान जो है वो आपके पास में 0.52 केल्विन डॉट Kg प्रति मोल है, ठीक है। पानी है यहां पर, विलायक नहीं भी दिया होता तो हम लोगों ने अभी जस्ट निकाल के दिखाया आपको। इसको सोल्व करना है। सोल्व करते वक्त हमें देखना है कि यहां पर जो है
यूरिया और ग्लूकोज को पानी में मिलाया गया है और क्वथनांक पूछा गया है विलयन का, तो इसका मतलब विलयन में क्वथनांक में उन्नयन होगा, क्योंकि अवाष्पशील विलय यहां पर शुद्ध विलायक में घोला गया है। तो किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर जो क्वथनांक बिंदु है वो बढ़ जाता है, वो हमें क्वेश्चन बता रहा है। तो फॉर्मूला से रिलेटेड हमें पता है डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। एम क्या है? मोललता, विलय की मोललता। टीबी नोट हमें पता है, दिया हुआ है, ये देखो, ये टीबी नोट है, ठीक है। टीबी हमसे पूछा हुआ है। आई की वैल्यू जो है कितनी ले लेंगे हम लोग? आई बराबर 1, क्योंकि दोनों ही जो यूरिया और ग्लूकोज है ये दोनों ही अनविद्युत अपघट्य है, तो आई की वैल्यू भी 1 आ गई। केबी की वैल्यू हमें दी हुई है, एम का काम करना है आप, है ना। इसको मैं लिख देता हूं 1 इंटू 0.52, यहां पर मैं लिख देता हूं टीबी। अच्छा ध्यान रखना, डेल्टा टीबी, जो डेल्टा टीबी है, मतलब अगर किसी चीज में आप अंतर निकाल रहे हो तो वो अंतर जो है या सेंटीग्रेड में लो केल्विन में लो बराबर आने वाला होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। तो यहां पर आप टीबी नोट जो है डिग्री सेंटीग्रेड में रखो, केल्विन में रखो, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है? अंतर निकालना है ना। तो टीबी माइनस 373 चाहो तो रख दो, चाहे 100 रख दो, है ना। आपको तो उन्नयन बताना है कितना हुआ, इंटू एम। एम क्या है? एम है एन विलय बटा डब्ल्यू विलायक ग्राम में, तो ऊपर की साइड क्या जाएगा? 1000। सिंपल। विलय के मोल, एन विलय निकालने हैं। विलय कितने हैं? 2 हैं यहां पर। हमें तो क्या करना है? दोनों के विलय को, विलय के मोल निकाल के ऐड कर देने, हमें वो कुछ चीज में नहीं पढ़ना है यहां पे। तो यूरिया जो है उसका मोलर द्रव्यमान होता है 60 आणविक भार, और जो ग्लूकोज है C6H12O6 उसका होता है 180। ये याद कर लेने आपको फटाफट क्वेश्चन करने के लिए। तो 6 बटा यूरिया 60 मोल बटा भार बटा अणुभार प्लस ये यूरिया का, और यहां पे हो जाएगा 9 बटा 180। तो इसको निकालोगे आप तो ये आएगा 0.1 प्लस 0.01 0.05 निकाल के देख लेना आप, है ना। तो 0.05 ये आएगा लगभग 0.15। विलय के मोल ही आ गए, है ना। और विलय का भार आपको दे रखा है 300। तो टीबी माइनस 100 बराबर 0.52 इंटू 0.15 बटा 300। हाँ 300 दे रखा है, 300 ग्राम पानी इंटू 1000 इंटू 1000। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, क्लियर। यहां से 2 0 हटाए, चलो इसको रहने दो आप 52। यहां से 2 0 हटाए, ये आ गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 बटा 30, है ना। ये 3 5 जा 15, क्लियर। ये यहाँ पे 10 बचा, तो 5 2 जा 10 हासिल का 1, 5 5 जा 25 25 26 और ये नीचे 2 0 और 3 0 0.260 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टीबी माइनस 100। तो टीबी बराबर आपके पास में आ जाएगा 100 प्लस 0.26 मतलब कि 100.26। तो बताओ पहला जो शुद्ध विलायक जो था उसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। उसमें अवाष्पशील विलय ऐड कराने से वही क्वथनांक बिंदु कितना हो गया? 100.26 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कितने से बदल गया, कितना क्वथनांक में उन्नयन हुआ वहां पर? 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कितना वहां पे क्वथनांक में उन्नयन हुआ? 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। तो ये हम लोगों ने आंसर यहां पर निकाल लिया।
इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। क्वेश्चन करते रहिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, फॉर्मूले में बेस्ट क्वेश्चन है। किस रैप कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया है ना। वांट ऑफ फैक्टर सभी अनुसंख्यक गुणधर्म में गुणा होगा, सभी अनुसंख्यक गुणधर्म में लास्ट में आई इंटू मल्टीप्लाई होगा। वैद्युत अपघट्य के केस में वो नॉट इक्वल टू 1 होगा है ना, और अनवैद्युत अपघट्य के केस में वहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।